हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीटेट का पेपर हुआ था दिसंबर 2018 में, उसका जो मैथ्स पार्ट है हम उसको आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, जो दो पेपर हैं इससे पहले के वो सॉल्व कर चुका हूँ। एक सीटेट जुलाई 2019 का और सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर में सॉल्व कर चुका हूँ, जो इसका मैथ्स पार्ट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2018 के पेपर की और इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तो वो भी बन चुका है, सीटेट सॉल्यूशनिस्ट के नाम से। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो वहाँ आपको जितने भी मेरे वीडियो हैं उनके पीडीएफ नोट्स और जितने भी लेसन प्लान थे, बीएड के लेसन प्लान है जो, उनके भी पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे है 2/3 प्लस 4/5 का मान है, मीन्स ये हमारे क्या है, भिन्न है। तो हमें भिन्नों का क्या करना है, योग करना है। अब देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इनमें से एक सही होगा। तो देखिए भिन्नों का योग बहुत आसान सा होता है। कैसे करते हैं इसे, देखिए 2/3 भी एक भिन्न है, 4/5 भी एक भिन्न है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका योग करने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जो हमारे ये क्या है, हर है, तो हर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम लेने पे देखिए क्या होगा, 3 और 5। तो 3 और 5 हमारे क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। तो बहुत आसान सा तरीका होता है इनका एलसीएम निकालने का, हम दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 3 पंचे 15, तो 3 और 5 की हमने गुणा करी तो ये 15 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखिए अब 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका योग करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दो। या दूसरा तरीका क्या है, हम 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार ही आएगा। तो 3 से अगर 15 में भागा 5 बार ही आ रहा है तो 5 से हम इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 गुणा 2 लिख दिया। फिर देखिए 5 है, 5 से हम 15 में भागा देंगे तो देखिए कितनी बार आएगा, 3 बार ही आएगा। तो 3 से हम इसको गुणा कर देंगे तो 3 चक्को 12। तो देखिए इसको हम गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो 5 दूनी 10, 3 चक्को 12, 22 हो जाएगा। तो देखिए 22/15। अब देखिए हमारा क्या है, भिन्न तो बन गई, बट हमें यहाँ देखिए अंदर किसमें दिए हैं, हमें मिश्रित भिन्न में भी दिए हैं। तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि हम इनको ही फिर भिन्न में चेंज कर दें। एक हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सम भिन्न और विषम भिन्न। तो ये हमारी क्या है, विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न को हम किसमें चेंज करेंगे, मिश्रित भिन्न में। तो हम क्या करते हैं, सिंपली 15 से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 15 से हम क्या करेंगे, 22 को डिवाइड कर देंगे तो एक बार ही आएगा, 15 एकम 15। फिर देखिए 7 क्या आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7 तो देखिए हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा भागफल आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और जो हमारा शेषफल आता है उसे यहाँ पे अंश में लिख देते हैं और जो हमारा हर में था वो हर में ही रहता है। तो देखिए हमारा किसमें हो गया, मिश्रित भिन्न में बदल गया। ये क्या थी, विषम भिन्न थी और ये मिश्रित भिन्न में चेंज हो गई। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला का हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन 11,000 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए हमें ये कथन दिया है और इसके ऑप्शन है। तो हमें आंसर ढूंढना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11,1111। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 11,000 है तो 11,000 को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 11,000। फिर देखिए 1100 है तो 1100 को भी लिख दिया हमने और 11। तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारी संख्या होगी वो ऐड करके निकलेगी, मीन्स इनको जोड़ के निकलेगी। अब देखिए 11,000 है तो 11,000। अब देखिए 1100 है तो 1100 कैसे बना होगा, 1000 में 1000 और प्लस उसमें हम 100 और जोड़ देंगे, 1000 में हम 100 और जोड़ देंगे। तो देखिए मैंने 1000 इसमें से निकाल के इसमें जोड़ दिया तो ये 12,000 हो जाएगा। अब इसमें क्या बचेगा, 100 बचेगा, 100 और ये क्या है हमारा 11 है। अब देखिए तो 12,000 और ये 100 है और ये 11 है। तो देखिए अब 100 और 11 को हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। देखिए ओवरऑल हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12,111। तो इसका मतलब क्या है, हम 11,1111 को लिख सकते हैं 12,111। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, दिए गए आकारों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हमें आकार दिए हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज,
से रिलेटेड है। मीन्स देखिए एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा वर्ग है, ये आयत है, और ये क्या है समचतुर्भुज या रोम्बस भी बोलते हैं इसे। तो देखिए इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनकी खास प्रॉपर्टी। तो हमसे देखो ऑप्शन क्या दिया, पहले ये देख लिए। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। दूसरा क्या है, इनमें से दो समचतुर्भुज है, इनमें से दो आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो हमें ढूंढना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। मीन्स 3 इसमें सही होंगे और एक गलत होगा। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं। देखिए अब सारे हमारे किससे समांतर चतुर्भुज के सारे प्रकार हैं। ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज, और ये तो समांतर चतुर्भुज है ही। पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज को। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। मीन्स समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसमें 4 भुजाएं होती है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं उसमें होंगी, ठीक है। और उसके क्या होंगी, सब उसकी जो सम्मुख भुजाएं मतलब जो आमने सामने की होती है, जो आमने सामने की भुजाएं होंगी। जैसे आमने सामने की भुजाएं देखिए ये और ये, ठीक है, ये और ये हमारे क्या है आमने सामने की भुजाएं, या अपोजिट साइड बोलते हैं, या सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, समांतर होती है। फिर देखिए अगला इसका क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। फिर देखिए जो इसकी सम्मुख भुजाएं होंगी वही अपोजिट साइड जो हमारे समांतर होती हैं, ये आपस में बराबर भी होती है। मीन्स ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखिए जो ये लाइन से शो कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर है, ये जो सम्मुख भुजाएं हैं, और ये भी बराबर है। मीन्स हम कह सकते हैं ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर माप की हैं, बराबर लंबाई की। और ए डी और बी सी ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर माप की हैं। फिर देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सभी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। देखिए कह रहा है, फिर से देखिए सम्मुख आ रहा है, सम्मुख मीन्स अपोजिट, आमने सामने। जैसे ये क्या कह रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, और फिर ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण, ये आपस में क्या होंगे, बराबर माप के होंगे। मीन्स जो भी इनका कोण का माप होगा वो बराबर होंगे, मतलब ये आपस में ये दो बराबर और ये दो बराबर। फिर देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। देखिए आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। ऐसी आसन्न भुजाएं भी होती हैं, तो वैसे आसन्न कोण भी होते हैं। तो देखिए आसन्न भुजाएं क्या होती है, पहले देख लीजिए। देखिए जैसे ये है, ये दोनों भुजाएं ये आपस में आसन्न है। देखिए ये वाली और ये वाली, क्योंकि देखिए इनका एंड पॉइंट बोलो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोलो एक ही है। देखिए ये सी बी और सी डी, देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी डी और सी बी क्या हो जाएंगी, आसन्न भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे तुम देख सकते हो बी ए या ए बी और बी सी, ये भी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि देखिए इनका एंड पॉइंट एक ही है। फिर देखिए ए डी और डी सी, ये भी क्या है, आसन्न भुजाएं। तो वैसे हमारे आसन्न कोण क्या होंगे, ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आसन्न होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आसन्न होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आसन्न होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आसन्न होंगे। तो देखिए अब संपूरक क्या होता है, संपूरक मीन्स 180 डिग्री। संपूरक क्या होते हैं, 180 डिग्री मीन्स जिनका योग 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। वैसे इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। फिर देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए जो विकर्ण क्या होते हैं, देखिए हम इसको मिला देंगे, जो हमारे अपोजिट ये साइड्स हैं, ये देखिए इन दोनों को मिला देंगे। अब ये जहां पे मिलेंगे, ठीक है, अब देखो जहां पे मिलेंगे, समद्विभाजित का मतलब क्या है कि देखिए ये और ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में काटते हैं। देखिए समद्विभाजित, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब काटना या बांटना, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए जितनी ये दूरी होगी और ये दूरी, ये दोनों बराबर होंगे। वैसे ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे O लिख दें, जहाँ पे काट रहे हैं उस पॉइंट को हम O लिख दें, तो OA बराबर OC हो जाएगा और OD बराबर OB हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये तो इसके क्या है, गुण है, प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। वैसे क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में है ये सारे सॉल्व। अब देखिए हम ऑप्शन में जाते हैं कि ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए हमें क्या दिया है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हम पहले ये देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं है सारे। तो देखिए ये तो हमारा समांतर चतुर्भुज ही है, साफ सी बात, ये दे ही रखा है उसका फिगर, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण होंगे। अब देखिए वर्ग, तो वर्ग देखिए समांतर चतुर्भुज होता है कि नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और सब हमारे क्या होते हैं, उसके आमने सामने की भुजाएं में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो देखिए वर्ग है,
वर्ग है तो देखिए ये वाली भुजा मीन्स ये भुजा और ये भुजा समांतर होते हैं, ये भुजा और ये भुजा भी समांतर होते हैं। अगला क्या होता कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखिए चारों भुजाएं इसके बराबर हैं, तो चारों भुजाएं ये देखिए ये वाली सम्मुख भुजा और ये वाली सम्मुख भुजा, तो ये सब आपस में बराबर ही होंगे। फिर देखिए सारे कोण इसके क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं तो सभी हमारे बराबर हो जाएंगे। और देखिए जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण भी क्या होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा सही हो गया। इसका मतलब वर्ग क्या होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। फिर देखिए आयत है, तो आयत में देखिए ये आयत में भी हमारे क्या होती है समांतर होती है, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं अपोजिट साइड क्या होती है समांतर होती है, पैरेलल होती है। फिर देखिए ये आमने सामने की भुजाएं मीन्स जो हमारी सम्मुख भुजाएं होती हैं अपोजिट साइड होते हैं वो भी बराबर होते हैं। देखिए ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। फिर देखिए सारे कोण इसके भी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा वर्ग में सारे कोण 90 डिग्री होते हैं वैसे इसमें भी सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। फिर देखिए अगला क्या है, इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये सारे मैथ्स की बुक में आपको मिल जाएगा अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, बट फिर भी मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको बता दी है। मैथ्स की 8th क्लास की बुक होगी उसमें आपको ये मिल जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज है समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको सारा मिल जाएगा, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। बट अगर मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको बताई दी है सारी। अब देखिए ये हमारा क्या है समचतुर्भुज, इसे क्या बोलते हैं समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस, इसे क्या बोला जाता है रोम्बस। तो देखिए रोम्बस क्या होता है, इसके भी हमारे क्या होती है चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं। और क्या होता है जो इसकी सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और चारों भुजाएं समान होती है। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, वैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। और दूसरा क्या है इसकी जो है चारों भुजाएं समान है। फिर देखिए जो इसके सम्मुख कोण है ये भी समान है, तो ये भी क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए सभी समांतर चतुर्भुज हैं, बिल्कुल सही हो गए। तो देखिए अब देखिए पहला ऑप्शन क्या था, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, और हमने पूरा ये प्रूव कर दिया कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं। इसका मतलब जो इसका ये वाला आंसर है, जो ये वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज नहीं है लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, भले ही लिखा नहीं है बट ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मीन्स ये समांतर चतुर्भुज है, हमारे चारों के चारों क्या है समांतर चतुर्भुज है। बट ऑप्शन में क्या लिखा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए आगे भी देख लीजिए, इनमें से दो आयत हैं, इनको भी देख लेते हैं, इनकी जरूरत तो है नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। इनमें से दो आयत हैं, तो देखिए जो हमारा वर्ग होता है वर्ग भी एक आयत होता है। कैसे होता है, क्योंकि देखिए वर्ग में आयत की भी प्रॉपर्टीज होती है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एक वर्ग भी एक आयत होता है। ठीक है, वर्ग भी एक आयत होता है। कैसे होता है ये समझिए। ठीक है, आयत में क्या होता है सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो वर्ग में भी तो ये होता है, देखिए सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और सम्मुख भुजाएं क्या होती है समांतर होती हैं। बट एक चीज आपको याद रखना है, वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं समान होती हैं, बट आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती। बट यही एक डिफरेंस है। तो इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, सोचिए, थोड़ा यहाँ पे लॉजिकल प्रश्न है। देखिए हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग तो एक आयत होता है, मतलब प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बट जो हमारा प्रत्येक आयत होता है वो एक वर्ग नहीं होता है। क्यों? बिकॉज जो आयत होता है वो वर्ग की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं समान होती हैं, बट आयत में हमारी चारों भुजाएं समान नहीं होती है। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बट प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। इनमें से दो समचतुर्भुज है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए समचतुर्भुज है और वर्ग भी हमारा क्या होता है एक समचतुर्भुज होता है। अब देखिए प्रत्येक वर्ग एक आयत तो होता ही है, बट प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। क्यों? बिकॉज जो हमारा वर्ग होता है वो समचतुर्भुज के भी सारे गुण रखता है अपने पास। कैसे रखता है, देखिए समचतुर्भुज क्या होता है चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये सम्मुख भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। तो वर्ग में भी तो ये सब होती है, बट हम ये नहीं कह सकते कि एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग एक आयत भी होता है और प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। क्यों? बिकॉज ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अपने पास रखता है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ज्यादा और डिटेल में पढ़ना है तो आप 8th क्लास की मैथ्स की बुक ले सकते हैं, उसमें 3rd चैप्टर है आई थिंक चतुर्भुजों को समझना, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है इनके बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में कि उसके गुण क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं।
देखिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया है, इसके मैं पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दूंगा आपको, और आप देखना चाहते तो देख लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3/4, ठीक है, 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी है हम पे, उससे हमें 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हम पे इतनी चीनी अवेलेबल है, 3 से 1/4 किलो चीनी, और हमें क्या बनाना है, 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने हैं। तो हम कितने पैकेट बना सकते हैं। तो देखिए हमें टोटल चीनी कितनी है। अब देखिए हमारी मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, विषम भिन्न में। तो देखिए विषम भिन्न में से कैसे चेंज करेंगे, मीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए तो 3 से 1/4 हम पे कुल चीनी है, तो देखिए हम 4 की गुणा 3 से करते हैं। ये वैसे फोर्थ क्लास में होता है कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, इस टाइप की चीजें पढ़ी होती है हमने भिन्न के चैप्टर में, फ्रैक्शन में। तो देखिए हम 4 की गुणा 3 से करते हैं, 4 से 12, 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13/4। तो ये आसानी से चेंज हो गया। क्या करा हमने, 4 गुणा 3 किया और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो 4 से 12, 12 और 1 13, तो 13/4। अब देखिए हमें कितने किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाना है, 1/16 ग्राम, ठीक है, सॉरी 1/16 किलोग्राम, और कुल चीनी हम पे कितनी है, 13/4 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, 1/16 से इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 1/16 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने केजी को हटा दिया फिलहाल। तो अब देखिए 13/4 और 1/16। अब देखिए होता क्या है, ये चौथा वाला होता है, ठीक है, ये चले जाता है पहले के साथ गुणा में, और ये पहला वाला होता है ये चले जाता है तीसरे के साथ गुणा में। तो देखिए आसानी से हो जाएगा। तो कुल पैकेट हम पे कितने हो गए, देखिए यहाँ से 13/4, और ये 16 की गुणा यहाँ चले जाएगी 13 से, और 1 गुणा 4 हो जाएगा। तो ये 4 चक्को 16 कट जाएगा 4 टाइम, तो 13 चक्को 52। तो कुल पैकेट हम पे कितने हो गए, 52। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, 52। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से 7.1 इंटू 3.85 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो देखिए हमें ऑप्शन दिया है। अब देखिए ये हमारे दशमलव के रूप में भिन्न है, सॉरी दशमलव के गुणा करना है, ठीक है। तो कभी कभी जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो कभी हमारी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एस्टिमेशन कर लेते हैं या फिर राउंड अप करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे कैलकुलेशन अगर कंप्लीट भी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो उसके लगभग तो आ ही जाए, मीन्स अप्रोक्सीमेट आ जाए। तो इसी टाइप से हमें अप्रोक्सीमेशन करना होता है। तो देखिए 7.1 है, तो 7.1 को हम 7 ही लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, ठीक है। 3.85, अब देखिए आप ये यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए अगर यहाँ पे 7.5 से ज्यादा होता, 7.5 से ज्यादा होता मीन 7.6 होता या 7.8 होता, 7.9 होता, तो हम इसको 8 लिख देते। हम क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते। मीन्स अगर ये 7.9 भी होता, ठीक है, तो हम 8 लिख देते, 7.55 होता तब भी हम इसे 8 लिख देते। बट ये कितना है, 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। क्या है, ये राउंड ऑफ वैल्यू। अब देखिए 3.85 है, तो देखिए 3.85 क्या है, 3.5 से ज्यादा है, तो 3.5 से अगर ये ज्यादा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम करीब 4 के करीब इसे लिख सकते हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। 9.09 है, तो देखिए 9.1 से भी कम है, तो इसे हम 9 ही लिखेंगे। इसका जो बिल्कुल सबसे अच्छा अनुमान कौन सा हो जाएगा, 7 × 4 × 9, ठीक है। तो देखिए कहाँ है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सबसे अच्छा अनुमान हो जाएगा, सबसे अच्छा अप्रोक्सीमेशन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमसे कह रहा है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, देखिए जो भी छोटा वर्ग है सभी देखिए हमारे वर्ग समान ही है। देखिए हम एक वर्ग को ले रहे हैं, जैसे एक वर्ग है, ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं आप, किसी भी एक वर्ग को, सब हमारे समान ही है, ठीक है। 4 वर्ग इकाई का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। तो हमें निकालना है कि जो हमारे परिमाप बना है, सॉरी जो हमारे आयत बना है उसका परिमाप क्या है। अब देखिए क्या है यहाँ से, तो जो हमारा वर्ग है, वर्ग का ही हमें क्या दिया है, 4 वर्ग इकाई दे रखा है ना। तो वर्ग मतलब क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो वर्ग आता है ना उसमें, या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। तो देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, आयत वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, देखिए 4 उसका क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 2 इकाई हो जाएगी। तो देखिए हम लिख सकते हैं 2 इकाई, देखिए इतना भाग कितना है, 2 है, ठीक है। हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये भी इतना पार्ट क्या है, 2 है,
2 इकाई है, तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा गुणा भुजा मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ये 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये निकालना है, मीन इसका परिमाप निकालना। अब देखिए परिमाप क्या होता है, जो हमारी बाउंड्री होती है इसका योग होता है, जो ये बाउंड्री होती है इसकी लंबाई का क्या होता है, योग होता है। तो वही हमारा क्या होता है, परिमाप मीन्स भुजाओं की कुल लंबाई। तो देखिए आयत है, ठीक है। अब देखिए हमारे 4 वर्गों से बन रहा है, देखिए 4 वर्ग ऊपर है 4 वर्ग नीचे है। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर होगा मीन 2 इकाई होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। ऐसे सब ये 2 2 तो होंगे, ये इतना पार्ट हमारा क्या होगा, ये 2 इकाई होंगे, ये भी 2 इकाई होगा, 2 ये भी 2 ये भी 2, ठीक है, ये भी 2 और ये भी 2। तो हमें पूरा देखिए इसका योग निकालना है। तो देखिए आप योग कर सकते हैं आसानी से, देखिए 2 + 2 + 2 + 2 इन सबको हम जोड़ देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 इकाई। तो हमारा आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 24 इकाई। फिर भी मैंने इसको सॉल्व कराया, आप फिर भी देख सकते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा एक दूसरा तरीका लिया है, ये मैंने बहुत आसानी से बता दिया है, उसी के अंदर ही कैलकुलेशन करके। देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, 2 इकाई होगी। आप आसानी से बता सकते हैं, वर्ग की भुजा क्या होगी, 2 इकाई हो जाएगी। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए तो आता आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई देखिए मैंने क्या ले ली, 2 गुणा 4। देखिए 2 गुणा 4 मैंने क्यों लिया, देखिए 2 गुणा 4 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखिए इसमें देखिए 4 वर्ग आ रहे हैं ना। तो देखिए 2 2 2 2, तो 2 गुणा 4, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 चौको 8 हो जाएगी। और देखिए ऐसे मैंने चौड़ाई में क्या कर रखा है, 2 गुणा 2, देखिए देखो 2 वर्ग आ रहे हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए इसकी लंबाई हो जाएगी 8 इकाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, 4 इकाई। तो देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए 8 हो गई लंबाई, 4 हो गई चौड़ाई, आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 12 24 इकाई। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप इसे अनुमान लगा के भी कर सकते थे, यहीं से सिंपल यहीं से कैलकुलेशन हो सकती थी, बट फिर भी मैंने सॉल्व वो कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। तो देखिए एक बच्चा है कोई, उसके मतलब एग्जाम में सिर्फ 5 विषय में 75 नंबर आए, सब में हमारे कितना है 75 नंबर आए हैं। तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका क्या होती है, जो हमारा मध्य वाला पद होता है। मीन्स अगर हम संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएं, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, ठीक है, तो जो हमारा मध्य वाला पद होता है, बीच वाला पद होता है, वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो देखिए 5 विषय में प्राप्त अंक क्या है हमारे, 75 है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर हम क्रम से लिखे तो 75 75 75, मतलब 5 सब्जेक्ट में हमारे कितने हैं 75 अंक है, मीन 75 नंबर है। तो देखिए अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो देखिए टोटल हमारे कितने हैं, 5 पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो इसका जो बीच वाला पद क्या होगा, 1 2 3, जो हमारा तीसरा पद होगा वही हमारा बीच वाला पद होगा, मीन मध्य वाला पद होगा। तो माध्यिका का मतलब ही क्या है, मध्य वाला पद। तो माध्यिका क्या हो जाएगा इसका, तीसरा पद मीन्स 75, ठीक है। इसके वजह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अगर हमारे पद सम होते हैं और पद अगर विषम होते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये हमारे क्या है, विषम पद दिए हैं, ठीक है। विषम मतलब 5 है, 7 है, 3 है, 9 है, 11, तो उसके लिए बहुत आसानी से निकल जाता है विषम पद। बाकी जो सम वाला पद है उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ये हायर क्लासेस में ही पूछा जाता है वैसे, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैथ्स की बुक में आपको मिल जाएगा सांख्यिकी वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल हमारा क्या है, सिंपल माध्यिका है, तो अभी से कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इससे मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखा था इस वाले क्वेश्चन में, तो ये सिंपल आंसर है इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 12:20 बजे समाप्ति की। देखिए 18:40 मतलब शाम को 6:40 पे, और समाप्त कब की हुई, 22:20। 22 मतलब 10 बजे, रात के 10:20 पे। अब देखिए हमसे ऐसा कह रहे हैं कि यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सिंपल इसे कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, ऐसे 18 से लेके 22 तक, नहीं तो आप सिंपल माइनस कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ के भी कर सकते हैं। देखिए 18:40 मतलब 6:40, इसको आप क्या ले सकते हैं, 6:40 लिख सकते हैं, ठीक है। शाम के 6:40 PM। और 22:20 को क्या लिख सकते हैं आप, 22:20 को लिख सकते हैं 10:20, रात के 10:20।
अब अगर जोड़ेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे देखिए 40 और 20 60, ठीक है, तो 20 मिनट ये एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, 20 मिनट हमारे किस में आ जाएगा, 7 बजे तक में आ जाएगा। और देखिए 20 मिनट ये एक्स्ट्रा है तो 40 मिनट ये हो गए, बाकी 7 से लेकर 10 तक क्या हो गए, 3 घंटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटे और 40 मिनट। क्या हो जाएगा, 3 घंटे और 40 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट। बट एक और अच्छा तरीका है, हम क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम माइनस कर देते हैं, हमें घटा देते हैं। कैसे, यात्रा शुरू 18:40 पे, यात्रा समाप्त हुई 22:40 पे। अब हमें कुल समय निकालना है, तो देखिए कुल समय हम कैसे निकालेंगे, 22, ये जो हमारा बाद में समय है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। अब कैसे माइनस कर रहे हैं देखिए, सॉरी ये पे 22 20 होगा, मिस्टेक हो गई है, 22 20 आएगा यहाँ पे। तो देखिए ये भी 22 20 ही है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। अब 20 में से हम 40 को माइनस कर नहीं सकते हैं, तो 20 में से 40 को माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 22 घंटे है ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम 1 घंटा इधर ले लेंगे, मीन 60 मिनट हम इधर जोड़ देंगे। कैसे, तो 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ ही 21 हो जाएगा। फिर अब 22 घंटे थे तो 21 घंटे हो जाएंगे। तो देखिए हमारे कितना हो जाएगा, 80 में से सॉरी 60, 20 प्लस 40 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा। देखिए 20 है, अब यहाँ पे 60 अगर ऐड हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 80 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 21 बचेगा तो 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो बहुत आसान सा है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 घंटे और 40 मिनट। तो कुल समय हमारा कितना लगा, 3 घंटे और 40 मिनट। मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कितना आएगा, 3 घंटे और 40 मिनट। ये इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, गलती से ठीक हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान सा प्रश्न है, टाइम ज़्यादा लगे है समझाने में, यहाँ पे से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अगला देखिए हमें संख्या रेखा वाला कुछ प्रश्न दिया है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है ये भी, बट थोड़ा सा इसमें सोचना है। हमें कैसे देखिए सोचना है, देखिए ए तथा बी नीचे दिखाई गई संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए और बी कुछ संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आसान तरीका क्या है, हम पहले देखते हैं कि जो हमारे जो खाने बने हैं, ठीक है, जो भी हमारे खाने हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे भाग हैं छोटे छोटे, इनकी दूरी क्या है, क्योंकि इन सब के बीच की दूरी क्या होगी, बिल्कुल समान होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए 2500 और 3900 में दिया है ना, 2500 और 3900 में दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम बीच हम खाने देखेंगे कि इन दोनों के बीच कितने खाने हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 25,000 और 39,000, 25,000 और 39,000 के बीच खानों की संख्या कितनी है, 7 है। 7 हमारे खाने हैं इन दोनों के बीच। तो देखिए अब 7 खानों के बीच की दूरी कितनी है, जितनी इनके बीच की दूरी है। तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 खानों के बीच की दूरी कितनी है, 39,000 माइनस 25,000। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और जितने हमारे खाने हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये माइनस करके क्या आ जाएगा, 14,000, और 14,000 से हम क्या कर देंगे, 14,000 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, बिकॉज हमारे खाने कितने 7 है। तो इसका मतलब ये 2 खानों के बीच की दूरी है ना, हमारे 2 खाने हैं, कोई से भी 2 खाने, 2 भाग हैं, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2000 इकाई, ठीक है। तो देखिए हम अब आसानी से निकाल सकते हैं कि ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए ए और बी के बीच खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 खाने हैं। तो अगर 11 खाने हैं हमारे ए और बी के बीच, तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 2000, तो कितना हो जाएगा, 22,000 इकाई, ठीक है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आई होप आपको समझ में आ गया। बस आपको खाने गिनने थे और 2 खानों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 200 ml तथा 200 ml तथा 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्न के संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे और एक गलत होगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे समांतर चतुर्भुज वाला था, 3 हमारे प्रॉपर्टी शो कर रहे थे और एक हमारा गलत था। तो वैसे ही हमें ढूंढना है। देखिए हम क्या करेंगे, पहली बाल्टी का आयतन है 200 ml, दूसरी बाल्टी का आयतन है 300 ml। देखिए इन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हमारे ऑप्शन होते हैं वहीं से हम सॉल्व करते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं लगानी है, हम सीधे ऑप्शन से इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए पहला ऑप्शन हम पे क्या है, 4,4, मतलब जो 200 ml वाला बर्तन है उसके भी 4 भाग,
और जो 300 ml वाला बर्तन है उससे भी 4 बार। ठीक है, 4 बार हम यूज कर रहे हैं, 4 बार भर रहे हैं। ठीक है, बाल्टी को भर रहे हैं। तो देखिए 200 गुणा 4 हो जाएगा ये 200 ml, और 300 गुणा 4 हो जाएगा 300 ml। तो देखिए ये पहला ऑप्शन मैंने लिखा है 200 गुणा 4 और 300 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 1200 बिल्कुल सही आ रहा है 2000 ml। ठीक है, अब इसको देखिए 4 4, फिर देखिए क्या लगे 7,2। तो देखिए 200 को हम 7 से गुणा करेंगे, 300 को हम 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये भी हमारा कितना आ रहा है 2000 ml, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्या है 6,3। तो देखिए 200 को हम 6 से गुणा करेंगे, 300 को हम 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है ये 2100 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सही नहीं आ रहा है। आंसर तो यही सही है वैसे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, बट वैसे ही हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए अगला क्या है 1,6, तो इसमें भी आ रहा है 200,1 और 300 गुणा 6, तो ये भी 2000। इसका मतलब ये ए बी और डी में हमारा बिल्कुल सही संयोजन आ रहा है, और केवल एक सी है, सी वाला पार्ट है जो हमारा सही संयोजन नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखिए क्या करेंगे। देखिए एक हमें पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट क्या होता है, जैसे हम जो भी हमारी ये संख्याएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको हम शो कर सकते हैं। एक वृत्ताकार भाग होता है, ये इसे पाई चार्ट भी बोलते हैं, और इसे वृत्त आलेख भी बोलते हैं। ठीक है, पाई चार्ट। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारे 360 डिग्री का पूरा कोण बनता है। फिलहाल ये कोण वाला नहीं है। फिलहाल देखिए हमें क्या देखना है इसमें, हमें देखिए लाल भाग 40 दिया है, तो सफेद भाग हमें निकालना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सीखना है। देखिए बहुत आसान है। हमें दिया है लाल भाग बराबर 40। ठीक है, और लाल भाग देखिए यहाँ कितना दिया है कि 1/2 है। तो हमने क्या मान लिया, माना संपूर्ण भाग। ठीक है, संपूर्ण पाई चार्ट हमने मान लिया x। कितना मान लिया हमने, x मान लिया इसको। ठीक है, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अथवा लाल भाग कितना हो जाएगा, x का 1/2 है ना। तो क्योंकि लाल कितना है, x का 1/2 ही तो होगा, पूरे का 1/2। तो x का 1/2 क्या हो जाएगा, x गुणा 1/2 मीन्स x/2। तो ये आ गया यहाँ से। अब देखिए लाल भाग है कितना हम पे, लाल भाग है हम पे 40। तो इसका मतलब देखिए अब लाल भाग हमारे यहाँ से कितना आ रहा है x/2। तो x/2 को हम 40 से लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि लाल भाग 40 है और यहाँ से हमने कितना निकाला, लाल भाग x/2 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 80। इसका मतलब क्या है, जो हमारा संपूर्ण भाग है, मतलब जो ये हमारा पूरा संपूर्ण वृत्त है, इसका पूरा वैल्यू कितनी है, 80 है। ठीक है, ये पाई चार्ट की पूरी वैल्यू कितनी है, 80 है। अब देखिए हमें निकालना है सफेद भाग। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सफेद भाग। तो सफेद भाग कितना है, 1/8। सफेद भाग कितना है, 1/8। तो देखिए हम निकाल देंगे सफेद भाग, x का 1/8, तो ये हो जाएगा x/8। ठीक है, जैसे x था तो सफेद भाग कितना है, 1/8 है, तो क्या हो जाएगा x का 1/8 मीन्स x/8। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो सफेद भाग के क्या आ गया हमसे, 10 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, देखिए लाल भाग हमारा 1/2 है। ठीक है, लाल भाग कितना है, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 40। अब देखिए तो ये सफेद भाग कितना है, 1/8 है। ठीक है, सफेद भाग हमारा क्या है, 1/8 है। इसका मतलब लाल का क्या है, 1/4 है ना, क्योंकि अगर हम 1/2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1/8 ही तो आएगा। तो अब इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो ऐसे भी कर सकते थे, तो अब भी हमारा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये भी हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हमसे क्या कर रहा है, ये हमारे एक सीरीज दे रखी है। देखिए 1 - 1 + 1 - 1 + -1 का सम संख्यक पदों का योग क्या है। तो देखिए सम संख्यक, ये हमें समझना है, सम संख्यक। तो देखिए सम संख्यक हमारे क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। सम संख्यक है ना, सम संख्यक पद क्या होते हैं, सम संख्यक पद। देखिए सम संख्यक पद हमारे क्या होंगे, जैसे मैंने लिख दिया 2 है ना, 4 6 8 10। ठीक है, ऐसे ही 12 14 ऐसे होते रहेगा। मतलब सम जो हमारे क्या है, सम संख्याओं के रूप में जो हमारे पद हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे 1 - 1 + 1 लिखे हैं, तो इसका मतलब जितने भी पदों की संख्या होगी एक सम संख्या होगी। कैसे, देखिए जैसे हमने लिखा है 1 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है, 6 पद है। 6 पद में हमारे क्या है, सम पद होंगे, मीन्स सम संख्या है ना 6 भी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, सम संख्या पद होंगे। ऐसे मैंने 8 लिख दिए, ठीक है, 2 और बढ़ा दिए, +1 - 1। ऐसे मैंने 10 पद लिख दिए, 12 पद लिख दिए, तो हमारे क्या होंगे, सम संख्यक पद होंगे। मीन्स तो ऐसे जो हम पदों का योग निकालेंगे, उनका हमें योग निकालना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमने 1 - 1 किया। ठीक है, तो देखिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे देखिए ये 1 - 1 ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 - 1 ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स अगर हमारे क्या है, सम पद है, तो आपस में पूरा क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो
तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप कुछ भी करके देख सकते हैं। आप देखिए, आप इसको और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, सम संख्या के मैं कितने ही पद ले सकता हूँ, 1 - 1 + 1 - 1, मैंने 4 पद ले लिए। ठीक है, देखिए ये आपस में कैंसिल आउट, 1 और -1 ये आपस में कैंसिल आउट, तो पूरा 0 आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, 1 - 1 + 1 - 1, को ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, -1 और -1 क्या हो गया, -2, तो ये भी 0 ही आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे 6 पद दिए थे, तो 6 पद को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं 6 पद को भी, देखिए 6 पद को कैसे लिखेंगे, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1। ठीक है, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी 0 ही आएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो अगर ये सम संख्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर ये विषम संख्या में होता, ठीक है, जैसे मान लो इसमें +1 और लिख देते, तो जो 1 वाला होता वो एक एक्स्ट्रा होता ना। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता, 1 होता फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है, +1 - 1 करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसकी लागत अधिक है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसको सिंपल गुणा करके कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके। देखिए हमें क्या है, फर्स्ट हमें क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन में 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट मीन्स 200 पैकेट है हम पे, और उसमें एक पैकेट की कीमत कितनी है, 250 रुपये है, और 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन मीन्स हम पे कुछ वस्तुएं हैं। ठीक है, मीन्स 20 दर्जन वस्तुएं, और प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है, 250 रुपये। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका मूल्य निकाल लेते हैं। हमारे 200 पैकेट है, उनका मूल्य कितना है। देखिए 200 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 गुणा 250। क्यों, देखो एक पैकेट का मूल्य हमसे कितना है, 250 है, तो 200 का हो जाएगा 250 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा हमसे क्या कह रहे हैं, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, हमसे क्या कह रहे हैं, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो देखिए एक दर्जन में हमारे कितनी वस्तुएं होती है, 12। ठीक है, एक दर्जन में कुल वस्तु 12। ठीक है, तो 20 दर्जन में कुल वस्तु कितनी हो जाएंगे, 12 गुणा 20 240। ठीक है, 12 दूनी 24 240। अब देखिए 240 वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य 250 रुपये, 240 का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 60,000। इसका मतलब जो हमारी 240 वस्तुएं हैं, ठीक है, उसका मूल्य कितना है, ज्यादा है, मतलब जो हमारे सेकंड वाला है उसका मूल्य ज्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा सेकंड वाला है। ठीक है, इसका सेकंड कंडीशन है जो उसका मूल्य ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसमें पेडागोजी वाला क्वेश्चन भी ले लिया है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो ज़्यादा नहीं थे, एक कुछ आकृति वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने आकृति बनाई नहीं है, तब उसे आसानी से कर सकते हैं पेपर अगर आपको होगा तो, ईजी हो। तो मैंने एक पेडागोजी वाला क्वेश्चन में ले लिया है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो हम अगर उन्हें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मीन्स वो गणित सीख रहे हैं, तो इसमें किसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें जो आकलन करना है, उनका इवेल्यूशन करना है, असेसमेंट करना है, उसमें हमारा किस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने से सटीकता, तर्क कौशल का विकास और गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो देखिए किस पर नहीं होना चाहिए कह रहा है, मीन्स 3 ऐसी यहाँ पे होंगे ऑप्शन जिसपे होना चाहिए, और एक ऐसा होगा जिसपे नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्राथमिक कक्षा की बात हो रही। देखिए प्राथमिक कक्षा है, अगर बच्चे स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो उनको गणित की भाषा पता होनी चाहिए ना। गणित की भाषा क्या होती है, जैसे प्लस का चिन्ह क्या होता है, माइनस का चिन्ह क्या होता है, भाग का चिन्ह क्या होता है, गुणा का चिन्ह क्या होता है, बड़े और छोटे का चिन्ह क्या होता है, तो ये उन्हें पता होना चाहिए। तो देखिए गणितीय भाषा का विकास उन पर होना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तो ये गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता। ठीक है, ये अभी क्या है, देखिए इसमें अगर देखिए जब बच्चे सीख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, जब उनको प्रश्न जो वो थोड़ा हायर क्लासेस में आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन है तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, बट प्राइमरी लेवल में हम इतना नहीं देखते कि वो समस्याओं को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ सिखा रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो सब बात की बात है। ठीक है, समस्याओं को सॉल्व तो बाद में करेंगे जब वो सीख जाएंगे अच्छे से। अभी उनका प्रारंभिक चल रहा है ना, उनको सीख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए तर्क और कौशल का विकास, तो तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए भाई उनमें। ठीक है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और गणितीय अवधारणाओं को समझना, और उनको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, मीन मैथ्स के रूल्स उन्हें थोड़ा पता होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारे किस तरह से बनते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो इसका जो ये गणित समस्याओं का जवाब देने में सटीकता है, ये इसका इस पर ध्यान मतलब इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्राथमिक कक्षाओं में नहीं होना चाहिए, हायर क्लासेस में आएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल बी हो जाएगा सही।
ठीक है। इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी जो हमारे 3 है इन पे होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जो 2018 दिसंबर का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। और जो इसका पीडीएफ नोट्स है वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली आपको सर्च करना है टेलीग्राम में सीटेट सॉल्यूशनिस्ट, ठीक है। तो आपको हाँ ये मेरा चैनल मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। सिंपल सा है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही वहाँ भी इस चैनल का नाम है टेलीग्राम में, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट। आप तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू।